सो मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारी क्लास लग रही है वो 11th क्लास की लग रही है और इस 11th क्लास में हम आज 6 चैप्टर करेंगे जो कि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम कर चुके हैं एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो चैप्टर वो थ्योरेटिकल है। तो आज हम थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का 6 चैप्टर है तो उसका कुछ बेसिक है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या बेसिक दे रखा है अकाउंटिंग इक्वेशंस में। तो पहला जो दे रखा है अकाउंटिंग इक्वेशंस में, तो इसमें हमें क्या करना है, अगर हम बिजनेस करते हैं तो डेली जो भी हमारे लेन देन होगा, क्या क्रेडिट हो रहा है, क्या डेबिट हो रहा है, क्या हम बेच रहे हैं, क्या हम खरीद रहे हैं, तो ये सारी चीजें डे टू डे जो चलती रहेगी, इनके बारे में जो भी चीजें फॉर्मेट में लिखी जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। कि हम आई थिंक एवरीडे माल खरीद भी रहे हैं, एवरीडे माल बेच भी रहे हैं, हमें लॉस भी हो रहा है, हमें किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी हो रहा है, हम कौन सी एसेट्स परचेज कर रहे हैं, कौन सी एसेट्स सेल कर रहे हैं, हमें कौन सी एसेट्स परचेज रिटर्न हो रही है, कौन सी एसेट्स सेल रिटर्न हो रही है। तो इन चीजों के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है इसमें कैश मेमो आ रहा है कि कैश मेमो होता क्या है। तो हम कैश मेमो के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि जो कैश मेमो होता है होता क्या है। एक्चुअली कैश मेमो वो होगा जब हम किसी भी पर्सन को माल बेचते हैं तो वो हमें कैश मेमो देगा। अगेन रिपीट, अगर हम कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन किसी अदर पर्सन को, किसी अदर परचेजर को अगर माल बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो वो उस परचेजर से कैश मेमो प्राप्त करेगा, सॉरी कैश मेमो देगा। अगेन रिपीट, मैं बता देता हूँ, जब व्यापारी माल बेचता है कैश में तो उसको कैश मेमो देता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यापारी माल सेल कर रहा है तो वो क्या देगा, उसको कैश मेमो देगा। और अगर कोई भी पर्सन माल परचेज कर रहा है, अगेन रिपीट, अगर कोई भी पर्सन माल परचेज कर रहा है, कोई भी बिजनेसमैन माल परचेज कर रहा है तो कैश मेमो प्राप्त करेगा। आई थिंक सेल में हम देंगे और परचेज में हम प्राप्त करेंगे। अब कैश मेमो में आता क्या है, तो कैश मेमो में हमारा जो भी हम गुड्स ले रहे हैं, कोई भी माल हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी क्वांटिटी आएगी, कितनी क्वांटिटी में, कितनी हम मात्रा में उसको ले रहे हैं, इसके अलावा किस रेट पे ले रहे हैं, इसके अलावा किस डेट पे ले रहे हैं, ये सारी चीजें कैश मेमो में आएगी। इसके अलावा क्या क्वालिटी है, किस रेट पे, किस डेट पे, ये चीजें हमारी इसमें आती है। इसके अलावा किस प्राइस पे ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें किसमें आती है, कैश मेमो में आती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आई थिंक इनवॉइस एंड बिल्स, हिंदी में इसको बीजक एंड बिल कहते हैं। तो हम इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। आई थिंक जब अगर हम ये कहें कि जब कोई बिजनेसमैन उधार माल बेचता है, अगेन रिपीट, हम अब इसको जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है इनवॉइस एंड बिल। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन उधार माल बेच रहा है तो वो क्या करेगा, वो उधार माल जो बेच रहा है उसकी एक रिसिप्ट बनाएगा। उस रिसिप्ट में जो भी माल बेच रहा है उस माल को लिखेगा, जिस क्वांटिटी में बेच रहा है उस क्वांटिटी को लिखेगा, जिसको बेच रहा है उस व्यक्ति का नाम लिखेगा, उसका एड्रेस लिखेगा, उसकी डेट लिखेगा। ठीक है, ये चीज सब चीज लिखने के बाद उसकी ओरिजिनल प्रतिलिपि वो कस्टमर को दे देगा। मतलब कि जो रिसिप्ट होगी, ओरिजिनल रिसिप्ट जो होगी उधार की, वो कस्टमर को दे देगा और इसकी जो कॉपी होगी वो अपने पास रख लेगा। इसको क्या कहते हैं, हम इनवॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवॉइस कहते हैं। एंड बिल क्या होता है, बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें नाम आएगा, क्वांटिटी आएगी, प्रोडक्ट का प्राइस आएगा और जिस डेट को दिया गया है उस डेट आएगी। इसके अलावा दूसरा जो होगा, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें अगला जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है कि ये तो था हमारा माल बेचने का। अगर हम माल उधार खरीद रहे हैं, अभी तो बेचने का था, अगर कोई माल उधार खरीद रहे हैं, सेम पैटर्न यही चलेगा उधार माल खरीदने में। तो बेचने में जो रिसिप्ट दी जाएगी उसको इनवॉइस कहते हैं, बीजक, और खरीदने में जो रिसिप्ट दी जाएगी उसको क्या कहेंगे, बिल कहेंगे। सेम पैटर्न वही है, इसमें वही चीजें लिखी जाएगी, नाम, एड्रेस, क्वांटिटी, प्राइस, प्रोडक्ट्स जो ले रहे हैं, खरीद रहा है, इसके अलावा कस्टमर का नाम,
ये सारी चीजें इसमें लिखी जाएगी। ओरिजिनल प्रतिलिपि, ओरिजिनल जो जो रिसिप्ट होगी वो कस्टमर को दे दी जाएगी एंड कॉपी होगी वो अपने पास रख लेगा। परचेजिंग में बिल आएगा और सेल में क्या आएगा, इनवॉइस आएगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब आप समझ गए होगी, अगर माल कैश टू कैश दिया जा रहा है, अगर माल कैश में बेचा जा रहा है, अगर माल कैश में बेचा, अभी तो उधार के बाद चलती थी, उधारों में होता है तो अगर माल कैश में बेचा जा रहा है तो इसके बदले वो क्या करेगा, माल आई थिंक जो थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, रिसिप्ट का आ रहा है। तो रिसिप्ट में इसको प्राप्ति कहते हैं, बस क्या कहते हैं, प्राप्ति कहते हैं। तो ध्यान देना, इसमें क्या होगा, नगद माल बेचेगा। अगर नगद माल बेच रहा है तो इसके लिए जो व्यापारी होगा, व्यापारी से एक व्यक्ति जो माल परचेज कर रहा है, जो माल खरीद रहा है एक व्यापारी से कैश टू कैश, तो उसकी सारी जो माल खरीद रहा है वो सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, उसके प्राइस लिख दिए जाएंगे, उसका टोटल लिख दिया जाएगा और उसकी ओरिजिनल प्रतिलिपि उसको दे दी जाएगी और कॉपी अपने पास रख लेगा। कैश में हम लोग क्या कहेंगे, रिसिप्ट कहेंगे, ठीक है। अगर कैश में तो उसमें वही चीजें होगी, अगर नगद दिया जा रहा है ध्यान रखना है, कैश में इसमें वही कस्टमर का नाम, एड्रेस जो भी है वो सारी चीजें लिखी जा रही है। इसके अलावा डेबिट नोट, क्या डेबिट नोट क्या होता है, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद हमारा डेबिट नोट आ जाता है। डेबिट नोट, इसको नाम मात्र कहते हैं, नाम का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो भी माल हमने सप्लायर से लिया था, जो भी माल हमने पूर्ति कर्ता से लिया था, उस माल को हम उसको क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। अगेन रिपीट, जो भी माल एक कस्टमर ने सप्लायर से लिया था, अगर वो माल वो सप्लायर को पूर्तिकर्ता को वापस दे रहा है, तो जिस टाइम वो वापस देगा तो उस टाइम वो क्या करेगा, एक रिसिप्ट बनाएगा और उस रिसिप्ट में वो सारी चीजें लिख देगा जो कमी थी उस प्रोडक्ट को लेने में, वो सारी चीजें, और जो रिसिप्ट वो उसको देगा उसी को क्या कहेंगे, डेबिट नोट कहेंगे। ध्यान देना, इस चीज में पढ़ा देता हूँ कि जब किसी भी पूर्तिकर्ता को माल वापस किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेबिट नोट कहते हैं। और इसे वापस किए गए माल के साथ पूर्तिकर्ता को भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको डेबिट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसको डेबिट में लिखा जाएगा, इसी को ध्यान रखना। अगेन रिपीट, अगर जब सप्लायर को हम माल वापस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डेबिट नोट कहते हैं, ठीक है। अगर जो भी माल हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं उसको डेबिट नोट कहते हैं, और जो भी माल वापस कर रहे हैं उसका एक रिसिप्ट बनाई जाती है जो डेबिट नोट को दे दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, डेबिट नोट कहते हैं। इसमें वही नाम, एड्रेस, ये चीजें आएगी। इसके अलावा इसमें वही कॉपी कापी, आई थिंक इसमें दो ही कॉपी थी, ओरिजिनल होगी और एक डुप्लीकेट होगी। आई थिंक उसके बाद आएगा जमा पात्र, जिसको क्रेडिट नोट कहते हैं। सेम पॉइंट वही है, डेबिट नोट में कैश टू कैश था और क्रेडिट नोट में क्या हो, उधार, जो भी माल हमने उधार प्राप्त किया था वो हम उसको वापस दे रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, क्रेडिट नोट कहेंगे। दे भी रखा है, जब व्यापारी को उधार बेचा हुआ माल वापस प्राप्त होता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्राहक को जमा पत्र भेजता है, जिस आधार पर ग्राहक के खाते में डेबिट कर देता है। वही चीजें इसमें, जब एक बिजनेसमैन को उधार माल बेचा हुआ, एक बिजनेसमैन ने उधार माल बेचा था, अगर वो वापस मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जिसको हम जमा पत्र कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, जमा पत्र। वही चीजें इसमें, वही नोट, क्रेडिट नोट वो वापस करेगा, आई थिंक ओरिजिनल देगा और डुप्लीकेट जो अपने पास रख लेगा, ठीक है। पे इन स्लिप क्या होती है, जिसको हम हिंदी में जमा पर्ची कहते हैं। पे इन स्लिप वो होगी जब हम बैंक में जाते हैं तो हम पैसा जमा कराते हैं, तो पैसा जमा कराने के लिए एक जो कैशियर होगा वो हमें रिसिप्ट देगा और उस रिसिप्ट में हम पैसे फिल करते हैं, और जब वो रिसिप्ट हम बैंक कैशियर को देते हैं तो वो क्या करता है, उस पर अपनी बैंक की स्टैंप लगाता है, सिग्नेचर करता है और वो हाफ रिसिप्ट अपने पास रख लेता है और हाफ हमें दे देता है। तो उसी को क्या कहते हैं, हम पे इन स्लिप कहते हैं। क्या कहते हैं, पे इन स्लिप, ठीक है, जमा पत्र। अगेन रिपीट,
जब हम बैंक में पैसा जमा कराने के लिए जाते हैं तो कैशियर जो हमें रिसिप्ट देता है पैसा जमा कराने की, उसको जब हम पैसा जमा कराने के लिए भर के उसको जो फॉर्म फिल करके उसका हम उस कैशियर को देते हैं, तो हाफ रिसिप्ट वो अपने पास रख लेता है, हाफ हमें दे देता है, पर उस पर अपने सिग्नेचर और स्टैम्प और डेट लगा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पेइंग स्लिप। इसका उल्टा चेक होता है, क्या होता है, चेक के बारे में आपको पता है, सेम टू सेम यही होता है, पर इसमें सिर्फ हम पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं, जमा करवाने के लिए जाते हैं, तो उसको चेक कहते हैं। इसमें कुछ नहीं, चाहे किसी बैंक पर लिखा गया एक आदेश पत्र होता है जिसमें बैंक को आदेश होता है तो लिखी गई राशि बाहर कोई जिसका नाम लिखा है उसे अदा करे, तो वो ये चीज है जिसमें बता चुका हूँ। इसमें क्या होगा, कस्टमर बैंक में जाएगा, चेक फिल करेगा, और जो बैंक कर्मचारी होगा, बैंक एम्प्लॉय होगा, उसका ये राइट होगा कि वो उस चेक में लिखी हुई राशि उसके कस्टमर को दे, उसको चेक कहते हैं। तो ये चीजें थी। उसके बाद हमें टाइप वाउचर दे रखा है, आप पढ़ लेना, काफी इजी चीजें दे रखी है। क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर, ये आप पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना। अब हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी आपके एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में, कैपिटल के बारे में, वो हम अब क्वेश्चन करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, सारी चीजें ही हमारी अब आएगी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाय क्वेश्चंस। ओके, सो हमें अब एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन किया है अकाउंटिंग इक्वेशंस का, एक बार उसको आपको अंडरस्टैंड कर लो कि कैसे क्या क्वेश्चन हो रहा है। एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारा कैपिटल इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज है। एक्चुअली कैपिटल निकालने के लिए हमने एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस करना होता है, तब हमारे क्या निकलती है, कैपिटल फाइंड आउट होती है, ठीक है। बट अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने क्या करना है, अभी माइनस की लायबिलिटी सब्जेक्ट किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। मैं इस कैपिटल को सी कर देता हूँ और इस लायबिलिटीज को एल कर देता हूँ, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। शॉर्ट में कर दिया, एसेट्स को ए मान लिया, लायबिलिटीज को एल और कैपिटल को सी। अगर मैं एसेट्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो लायबिलिटीज माइनस का सब्जेक्ट किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसेट्स। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट होगा। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसमें पुट होगा, अकाउंटिंग इक्वेशंस में। तो फर्स्ट थिंग जो हम करेंगे, पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर ट्रांजैक्शन लिखेंगे, उसके बाद एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपको पता है कि एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है, लायबिलिटीज में क्या क्या आती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो दे रहा है, आई थिंक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वो कह रहा है संदीप स्टार्ट बिजनेस विद कैश। संदीप बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से। तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपनी कैपिटल लगाता है, क्या लगाता है, कैपिटल। अगर कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग में कैश में कर रहा है अपना बिजनेस स्टार्ट, किसमें, नगद में, पर वो क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट जो आएगा, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर वो कैश में कर रहा है और कैश हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, क्या होती है, एसेट्स। जैसे कि फॉर्मूला यहाँ लिख रहा है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो कैश हमारी क्या होती है, एसेट्स। तो ये कैश में कर रहे हैं और कैश हमारी क्या है, एसेट्स। मैंने पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पे कैश कर देंगे, कितने से स्टार्ट कर रहा है, 1 लाख से, यहाँ पे 1 लाख कर देंगे, क्योंकि अभी इन चीजों को भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। अभी ये लिखने के बाद आपने डैश 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 इक्वल टू करना है, क्योंकि इक्वल टू लायबिलिटीज है। लायबिलिटी अभी हमारी कुछ आई नहीं है, प्लस कैपिटल। कैपिटल कितने, 1 लाख। अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो उसकी कैपिटल होती है, स्टार्टिंग विद बिजनेस कैपिटल होती है, पर वो कैश में कर रहे हैं, यहाँ कैश कर देंगे, और कैपिटल कितनी है उसकी, 1 लाख, क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 1 लाख से कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, वो सेकंड पॉइंट कह रहे हैं परचेज फर्नीचर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अभी कह रहा है कि वो फर्नीचर खरीद रहा है, क्या कर रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, कैसे, कैश खरीद रहा है। अब एक बात बताओ, आपके पास कैश कितना था, आपने 1 लाख रुपए लगा के कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें से आपने 5,000 रुपए का फर्नीचर परचेज कर लिया। ये जो कहना चाह रहा है सेकंड पॉइंट में, कह रहा है कि फर्नीचर परचेज किया गया है फॉर कैश, मतलब कि 5,000 रुपए में उसने फर्नीचर खरीदा है। अब आप परचेज कर रहे हो फर्नीचर
आपने कैश में लिया तो 5,000 आपके जाएंगे, आपके पास कितने 1 लाख रुपए थे, 5,000 का आपने फर्नीचर परचेज कर लिया। और फर्नीचर हमारे क्या होता है, एसेट्स होता है। कौन से एसेट्स, फिक्स एसेट्स। अब एसेट्स की बात कर रहे हैं तो एसेट्स इसी साइड लिखी जाएगी, तो प्लस यहाँ प्लस करके फर्नीचर कर देना है, क्योंकि परचेज कर रहा है फर्नीचर परचेज कर रहा है, परचेज कर रहा है तो आपके पैसे गए, आपके पास 1 लाख रुपए थे कैश में, आपने 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया तो माइनस कर देंगे 5,000, प्लस आपके पास फर्नीचर आया है, फर्नीचर आप क्योंकि परचेज किया है तो फर्नीचर आपके पास आया है तो प्लस 5,000 जो उसकी फर्नीचर की वैल्यू है, तो वही डैश इक्वल टू डैश प्लस डैश, क्योंकि कैपिटल पे और लायबिलिटी कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि थर्ड पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, ये करके माल खरीदा गया। अब गुड्स मींस माल खरीदा गया, कैसे खरीदा गया, कैश, वही बात आ गई। और गुड्स को हम स्टॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, गुड्स को स्टॉक। ठीक है, वही चीज है, माल खरीदा है हमने, अगर माल खरीदा है तो हमारे पास कैसे खरीदा, हमने कैश खरीदा है। कितने खरीदा है, 20,000 का। हमारे पास 1 लाख था, 1 लाख में 5,000 का हमने फर्नीचर खरीद दिया, आई थिंक फर्नीचर परचेज किया है। अब हमारे पास 95,000 बच गए, क्योंकि 5,000 लेस कर दिए। अब इस 95,000 में से 20,000 का और मैंने माल परचेज कर लिया, कैश लिया है। अगर कैश लिया है तो 20,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और क्योंकि जो गुड्स माल खरीदा, गुड्स हमारे क्या स्टॉक होती है, वो स्टॉक हमारे क्या एसेट्स है, तो यहाँ प्लस स्टॉक करके यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस 20,000, क्योंकि एसेट्स है। और फिर आई थिंक इक्वल टू लायबिलिटीज पे और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसमें 95,000 था, इसमें 20,000 लेस किया तो क्योंकि कैश परचेज किया था 75,000 आ जाएगा, फर्नीचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डैश करके सीधा लिख देंगे। प्लस हमने स्टॉक खरीदा था, जो भी स्टॉक की वैल्यू होगी उस स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे कर देंगे, इक्वल टू डैश प्लस 1 लैक्स। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो आ रहा है, फोर्थ पॉइंट, ये कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इसका मतलब क्या है कि माल तो खरीद रहा है वो, बट वो माल खरीद रहा उधार। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। अब उधार माल खरीद रहा है तो कैश पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर कैश में लेता है, जैसे ये कैश में लिया, ये कैश में लेते हैं, इफेक्ट पड़ा। पर अभी किस में ले रहा है, क्रेडिट में, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माल खरीद रहा है तो माल आपके पास आ रहा है, तो मशीनरी पे भी कोई इफेक्ट नहीं। माल आप क्या परचेज कर रहे हो, गुड्स क्या, स्टॉक। तो परचेज कर जो स्टॉक आ रही है, तो आ रही है हमने क्या कर दी, ऐड कर दी, तो ऐड कर दी। इसके बाद कैसे खरीद रहे हो, क्रेडिट, और क्रेडिट हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज तो होती है लायबिलिटीज। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिट माल परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट करके प्लस कैपिटल है यहाँ पे, क्रेडिट करके, तो क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे 36,000 प्लस वही कैपिटल क्या 1 लाख। फिर हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा 75,000, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। गुड्स जो स्टॉक आया है वो 36,000 का है, तो टोटल हमारा कितना हुआ 56,000, इक्वल टू क्रेडिटर उधार खरीदा था तो क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज 36,000 प्लस 1 लाख कैपिटल जो भी। इसके बाद रेंट पेड कर रहा है, क्या कर रहा है, आपका जो किराया था वो आपने पेड किया, मिस कैश में पेड किया होगा। अगर कैश में अगर रेंट पेड करता है, आपको लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज में, वो अगर रेंट पेड कर रहा है तो रेंट हमारा क्या होगा, पेड इन कैश में जा रहा है तो यहाँ से तो लेस होगा, और कैपिटल में से भी क्या होगा, लेस होगा। ध्यान रखना इस चीज को, रेंट होता है तो रेंट कैपिटल में से भी लेस होगा और कैश में से भी लेस होगा। अगर आपको कुछ किसी चीज में प्रॉफिट हो रहा है, वो यहाँ तो ऐड होगा ही होगा कैश में, और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। लॉस हो रहा है तो यहाँ तो लेस होगा ही होगा, कैपिटल में भी लेस हो जाएगा। अब रेंट पेड था, तो रेंट पेड हम किराया दे रहे हैं, किसका रेंट दे रहे हैं, अपने रूम का जो बिल्डिंग हमने रेंट पे ली थी, तो यहाँ से तो लेस होगा ही होगा, क्योंकि कैश हमारा जा रहा है, पेड कर रहे हैं, दे रहे हैं इन कैश। आई थिंक फर्नीचर पे स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइब्रेरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट कैपिटल जो आपके पास 1 लाख रुपए की थी वो कैपिटल होगी, जो इसमें आप बिल्डिंग जो ले रखी है किराए की वो भी शामिल होती है, तो उस कैपिटल का रेंट आपने 7,000 कर दिया है, ये माइनस होगा यहाँ पे। तुम 7,000 का रेंट देने के बाद आप 700 का रेंट दिया, तो 75,000 में से जो कैश आपका 700 का रेंट दे दिया, तो आपके पास कितना बच गया, 74,300। फर्नीचर पे आई थिंक स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइब्रेरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस पे हमारा इफेक्ट पड़ता है, इस पे कैपिटल पे रेंट पेड का अगर रिसीव होता रेंट तो ऐड होता है यहाँ पे वहाँ में, तो कैपिटल में एसेट दोनों में रिसीव होता है रेंट तो ऐड होता है, और यहाँ पेड कर रहे तो वो यहाँ पे
लेस हो जाएगा। तो 1 लाख में से 700 गया तो 99,300 बच जाएगा। अब अगला जो पॉइंट कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 40,000 का माल था और 20% पे प्रॉफिट पे हमने बेच दिया। इसका मतलब 40,000 का माल था, 20% प्रॉफिट पे हमने वो क्या कर दिया, सेल कर दिया। अगर 20% प्रॉफिट में सेल कर दिया तो 40,000 का 20% प्रॉफिट कितना होता है, 8,000 होता है। अगर 40,000 का 20% निकालें तो 8,000 होगा। इसका मतलब 8,000 क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। तो टोटल कितने में बेचा हमने, तो टोटल हमने 48,000 48,000 में बेचा था। आई थिंक 20% प्रॉफिट हुआ ना, तो 40,000 की चीज 20% प्रॉफिट में बेची तो हमें 8,000 का प्रॉफिट हुआ। तो बेचा कितने में था, 48 में, तभी तो 8,000 का प्रॉफिट हुआ। 40,000 की चीज 48 में बेची तभी तो 8,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको पता चल गया प्रॉफिट को अगर इसमें ऐड करेंगे तो हम उसको सेव करेंगे। तो अब माल बेचा है इन कैश में, इसमें बेचा है कैश में। तो माल बेचा, आपके पास क्या आया, पैसा आया। अगर पैसा आ रहा है तो कैश है, तो कैश में क्या होगा, ऐड हो जाएगा 48,000। फर्नीचर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब माल आपका कितने का था, 40,000 का था, माल बेच दिया। माल में स्टॉक गुड्स, गुड्स आपके पास कितने की, 40,000 की थी, आपने बेच दी। आपके पास स्टॉक कितना है, 56,000 है। 56,000 में 40,000 का आपने सेल कर दिया, मतलब कि आपका माल गया। आपकी जो माल था आपके पास 40,000 का माल गया, तो 40,000 यहाँ क्या कर देंगे, लेस। तो प्रॉफिट में बेचा है, 40,000 का माल था, 40,000 ही लेस करेंगे तभी 48,000 लेस कर दो। 8,000 का प्रॉफिट हुआ है तभी 48,000 का है, इक्वल टू लाइबिलिटीज को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट यहाँ कैपिटल में ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था, अगर लॉस होता तो यहाँ भी लेस होता, यहाँ भी लेस होता, बट प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट इंक्लूडिंग तो आया यहाँ पे, पर यहाँ पे ओनली प्रॉफिट आएगा। और लॉस होता तो यहाँ ओनली लॉस होता है, यहाँ पे वो लेस होके जो आता वो आ जाता। तो अब इसको ऐड कर दो, इसको ऐड किया तो 1,22,300 आ गया। 74,300 48,000 को ऐड किया तो प्लस 5,000 आ गया। मशीनरी फर्नीचर जो दे रखा है, सॉरी 56,000 में से 40,000 का माल हमने बेच दिया। अब हमारे पास कितना बच गया, 16,000 बच गया, इक्वल टू आई थिंक लाइबिलिटीज हमारी क्रेडिटर को क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज में पढ़ा चुका हूँ कि जो 36,000 प्लस 99,300 तो था। प्रॉफिट कितने का हुआ, 8,000 का 8,000 ऐड कर देंगे तो 0 0 3 17 और 1 कैरी और 9 10, तो ये हमारा आ गया। अब आपको ये पता लगाना कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। तो एसेट्स की जो वैल्यू आएगी वो लायबिलिटीज और कैपिटल की वैल्यू के सम होना चाहिए। मतलब अगेन रिपीट, एसेट्स की जो भी वैल्यू आएगी वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम होना चाहिए। तो एसेट्स कितनी है हमारी, 1,20,300 5,000 और 6,000, इनको ऐड करो कितना बनता है। तो ये आ गया हमारा 5,000 और 16,000 21,000 एंड 1,22,300 कितना हो गया हमारा 1,43,300। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1,43,300 बनेगा। अब एक बार इनको और सम करके देख लो, 36,000 प्लस 100 इक्वल तो हमारा कहीं ये लायबिलिटीज है, ये हमारी कैपिटल है। 36,000 प्लस 1,07,300, इनको सब सम करेंगे तो हमारा 36,700 कितना आ जाएगा, 43,000। 36,000 और 7,000 कितना, 43,000 और 1,43,300। आई थिंक इसका सम और इसका सम क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन राइट है। तो इस प्रकार ये अकाउंटिंग इक्वेशन की क्वेश्चन है जो आपके आते हैं और पेपर में भी आएंगे। जो फाइनल 11th का पेपर होगा उसमें फोर्थ मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 6 चैप्टर है, छठा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का। आप एक बार इसको देख लेना, काफी आराम से बताया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो मेरे से पूछ लेना, ओके। और इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप और देख लेना। इसकी इलिटेशन दे रखी है, बल्कि कुछ पहले विद जो कहते हैं ना एग्जांपल, उसको हम इलिटेशन कहते हैं अकाउंटेंट्स में, वो दे रखी है। उसके बाद एंड जब चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद इसकी एक्सरसाइज दे रखी है, वो आपने प्रैक्टिस करनी। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज का है, तो आप देखना क्वेश्चन, अगर कोई और प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना, ओके। थैंक यू।